ठीक है, तो सेशन शुरू करते हैं। थैंक यू यूपीएससी टाइम फॉर हैविंग मी हियर। मेरा नाम अमन प्रताप सिंह है। मैं रुद्रपुर उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग पूरी यहीं से करी है। उसके बाद मैं हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाके मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया था। मेरी ग्रेजुएशन 2020 में हो गई थी और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और थर्ड अटेम्प्ट के साथ साथ थर्ड अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन मैं फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया था। तो अगर मैं अपनी यूपीएससी जर्नी की बात करूँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। वो 2022 की बात है। 2023 में मेरा प्रीलिम्स हुआ था, मेरा मेंस भी हुआ था। इंटरव्यू के बाद जो फाइनल मेरिट आती है उसमें नाम नहीं आया था। एंड थर्ड अटेम्प्ट में आई वाज एबल टू सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 402। रही बात अगर मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड की या मेरे ऑप्शनल की, तो मेरे बैकग्राउंड फिजिक्स में रहा था, लेकिन मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। तो अपनी तैयारी के फर्स्ट ईयर में मैंने अपना ऑप्शनल फिजिक्स ही रखा था, लेकिन ओवर द टाइम आई रियलाइज्ड कि फिजिक्स एज अ ऑप्शनल इज टू बल्की फॉर मी पर्सनली। तो फिर मैंने आई स्विच्ड टू सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि यूपीएससी की 3 पेपर की जो स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों में कैसे कैसे आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं और कैसे कैसे आपको आगे अपनी तैयारी बढ़ानी होगी। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रीलिम्स इज अराउंड द कॉर्नर। तो पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में क्या होता है कि अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो देयर आर टू पार्ट्स टू इट। द फर्स्ट पार्ट इज योर स्टैटिक एंड द सेकंड पार्ट इज योर द करंट पार्ट। तो स्टैटिक के लिए अगर आप कहीं पे भी गूगल पे करेंगे तो आपको हर टॉपर की एक बुक लिस्ट मिल जाती है। तो एक बेसिक बुक लिस्ट होती है जो आपको फॉलो करनी होती है। मैंने भी वही करी थी। अगर मैं इफ़ आई वर टू समराइज इट, तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत होती है। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने रमेश सिंह फॉलो करी थी, और विवेक सिंह के इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तकरीबन 400-500 क्वेश्चंस की एक एमसीक्यू बुक आती है, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस करी थी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम करी थी। एंशियंट मडीवल के लिए तमिलनाडु की एनसीईआरटीज प्लस न्यू एनसीईआरटीज ऑफ सीबीएसई। तो उसमें मैप वगैरह बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, तो आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की किताब होती है, प्लस फाइन आर्ट्स की एक एनसीईआरटी भी है क्लास 11-12 की, तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा साइंस एंड टेक की अगर बात करें तो साइंस एंड टेक के लिए मैंने कोई बहुत अलग से तैयारी नहीं करी थी। मैंने लास्ट में कंपाइलेशन आता है PT 365 का, तो वही फॉलो कर लिया था। रही ज्योग्राफी के लिए मेजर जो सोर्स थे वो एनसीईआरटीज रही हैं। तो फॉर द इनिशियल प्रिपरेशन आप एक बार 9-10 की अगर गो थ्रू कर लेंगे तो इट लेज अ फाउंडेशन फॉर 11-12। तो 11-12 की एनसीईआरटीज इन एंड आउट, मतलब ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड अच्छे से आनी चाहिए। उसके अलावा जब ये हो जाएगा तो एक जीसी लियोंग करके किताब आती है, तो जीसी लियोंग का फर्स्ट पार्ट सेलेक्टिवली एंड सेकंड पार्ट को आप समराइज कर सकते हैं कुछ शीट्स में, तो वो भी कर सकते हैं। ये रहा आपका पूरा स्टैटिक। उसके अलावा एक होता है करंट अफेयर्स का पार्ट। नाउ करंट अफेयर्स के दो एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है कि आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, तो उससे ये होता है कि आपको थोड़ी क्लैरिटी रहती है कि देश में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ में आ रहा है, तो उससे थोड़ी रेलिवेंस मिल जाती है एग्जाम की, कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा उसकी। उसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स महीने मैगजीन निकालते हैं। तो मैंने विजन की फॉलो करी थी, आप लोग कोई सी भी फॉलो कर सकते हैं कंपाइलेशन। तो एक वो मंथली कंपाइलेशन, डेली न्यूज़पेपर्स, और जब एग्जाम पास आता है तो फरवरी के अराउंड आपकी PT 365 करके कंपाइलेशन होती है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो आप इसेंशियली क्या कर रहे हैं कि आप एक सेम करंट अफेयर को आप न्यूज़पेपर से डेली बेसिस पे कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे आप रिवाइज कर रहे हैं उसको मंथली कंपाइलेशन से, और आप उसको ईयरली कंपाइलेशन जो आती है उसके थ्रू एक बार और रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो वो काइंड ऑफ कंसोलिडेट होती रहती है इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रीलिम्स में बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको ये करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट पिछले 10 साल के आप जाइए और उनको खोल के आपको खाली उनको रीड नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। तो हाउ डू यू डू दैट?
तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उनके सही आंसर के तो बारे में आपको रिसर्च करनी है। एट द सेम टाइम यू नीड टू मेक श्योर कि जो बाकी गलत ऑप्शंस यूपीएससी ने सेट करे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनके ऊपर आपको रिसर्च करनी है। तो अगर लेट्स से कोई स्पीसीज इन न्यूज़ है, या फिर लेट्स से कोई नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व की कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो आपको जो ठीक आंसर है वो तो पता ही होना चाहिए। उसके अलावा जो गलत ऑप्शंस हैं उनके बारे में आपको एक लेवल आगे जाके रिसर्च करनी है। एंड इट विल बी बेनिफिशियल कि अगर आप उसके नोट्स बना के एक साथ रख लें तो उससे ये रहता है कि अगर गॉड फॉरबिड आपको दोबारा अटेम्प्ट ना देना पड़े, लेकिन कभी फ्यूचर में अटेम्प्ट देना पड़ता है तो वो थोड़ा इट कम्स इन हैंडी, अगर आपकी रिसर्च करी हुई, अगर आप नोट कर ले एक जगह। तो उसके अलावा आपको टेस्ट लिखने होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट बिगिनर हैं, लेट्स से अगर आप अभी नए नए अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो आपको तकरीबन तकरीबन मान के चलिए कि 20-25 टेस्ट एट द वेरी लीस्ट करने चाहिए, क्योंकि एंड 20-25 बनाए से 20-25 तो आप ये कर सकते हैं कि कुछ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट सेक्शनल टेस्ट निकालते हैं, फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट आते हैं। तो आपको एक एक राउंड तो पूरा करना है। मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 2-3 इंस्टीट्यूट के फुल लेंथ टेस्ट लगा दें, ताकि आपका प्रेजुडिस किसी एक इंस्टीट्यूट की तरफ को ना झुका हो। तो मल्टीपल इंस्टीट्यूट के फुल लेंथ टेस्ट, उसके अलावा आपको टेस्ट का एनालिसिस करना आना चाहिए। टेस्ट का सवाल रिपीट नहीं होता है, लेट मी बी वेरी क्लियर हियर। हम लोग को जनरली लगता है कि हमने टेस्ट 50 लगा लिए, हमने 100 टेस्ट लगा लिए तो हमारा प्री क्लियर हो जाएगा, या फिर हमें प्री में महारत हासिल हो गई, विच इज़ नॉट ऑलवेज द केस। आपको क्या करना होता है कि आप पहले प्री के लिए अपना जो टेस्ट लगाए उसमें आपको ये फिगर आउट करना होगा कि आपका वे ऑफ आंसरिंग क्या है, आप किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आप क्या चीज़ पहले करेंगे, क्या चीज़ बाद में करेंगे, आप ओएमआर कब भरेंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा रहेगा। तो वो जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं विच आर एसोसिएटेड विद द पेपर, आपको वो प्रैक्टिस करने के लिए द टेस्ट कम इन हैंडी। अगर मैं बोलूँ कि टेस्ट एज इट इज़ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं यूपीएससी में, दैट इज़ नॉट ट्रू। वहाँ पे कुछ नया ही बॉल गेम मिलता है आपको। लेकिन आपकी अगर स्ट्रैटेजी फिक्स्ड है पेपर देने की, फॉर एग्जांपल व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि पेपर के इनिशियली लेट्स से 2-3 मिनट जब पेपर मिलने के बाद का टाइम होता है, वी डिड नॉट रीड द क्वेश्चंस, आई जस्ट यूज्ड टू फ्लिप इट। क्वेश्चन फ्लिप पेजेस फ्लिप करके पहली बात तो आपको ये रियलाइज होता है कि कई बार क्या होता है, जब पेपर आपको मिलते हैं तब तुरंत पढ़ना शुरू करते हैं, लेट्स से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपको नहीं आते होते, दैट इज अ कॉन्फिडेंस ब्रेकर। तो उसको ना, ऐसा ना हो आपके साथ, तो व्हाट डू यू गो एंड टू एंड, यू कवर ऑल द पेपर, क्वेश्चन पेपर। उसके बाद ट्राई टू फिगर आउट कि आपके फोर्टे के क्वेश्चंस कहाँ पर हैं। लेट्स से अगर आपका पॉलिटी स्ट्रांग है, आपका इकोनॉमिक स्ट्रांग है, तो आप पॉलिटी या इकोनॉमी वाले पार्ट में जाइए और उनके क्वेश्चंस को मार्क करके रख लीजिए कि मेरे को शुरू यहाँ से करना है अपना पेपर। तो व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर फ्रॉम दैट एंड, तो आपके इनिशियल के 5-6 सवाल आप जब अपने फोर्टे के करेंगे तो दैट इज अ कॉन्फिडेंस बिल्डर। तो आपको लगता है कि चलो बाकी पेपर भले टफ हो, लेकिन आई वाज एबल टू सॉल्व समथिंग। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग समथिंग इन अ हायर स्पिरिट, तो थिंग्स इवेंचुअली फॉल इनटू प्लेस। तो टफ पेपर भी होगा तो आप उसको कंट्रोल कर लोगे, डैमेज कंट्रोल। तो दैट इज वन ट्रिक दैट आई यूज्ड माय सेकंड प्रीलिम्स एज वेल एज माय थर्ड वन। तो आपको एक इस चीज़ का ध्यान देना होगा। उसके बाद आपको ओएमआर कैसे फिल करनी है। लेट्स से आप ओएमआर यू फिल इट आफ्टर एवरी 20 क्वेश्चंस, या 30 क्वेश्चन के बाद फिल कर रहे हो या 10 के बाद फिल कर रहे हो, वो आपको एक फिगर आउट करना है। आपको टोटल अटेम्प्ट कितने करने हैं सवाल। कई लोग ऑलमोस्ट 98-99 सवाल करते हैं। पर्सनली आई यूज्ड टू डू समवेयर बिटवीन 85 टू 90 क्वेश्चंस, एंड देन देयर आर पीपल हु यूज्ड टू डू 80-75। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रोबेबिलिटी के गेम में खेल रहे हैं। लेकिन आइडियली आई बिलीव कि योर अटेम्प्ट शुड बी एनीवेयर अबव 80-85 ओनली। उससे कम में थिंग्स नॉट वर्क आउट, क्योंकि गिवन द नेचर ऑफ पेपर इट इज, एक्यूरेसी इज नॉट समथिंग दैट वी कैन बैंक अपॉन। उसके अलावा अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से रिवीजन इज द गो टू मंत्रा फॉर प्रीलिम्स की। जो आपके स्टैटिक सिलेबस है, स्टैटिक के लेट्स से 35 टू 40 क्वेश्चंस आते हैं, आपको उनको गलत नहीं करना है। तो उसके लिए वो तभी होगा जब आप अपने स्टैटिक का सिलेबस मल्टीपल टाइम्स कवर करें एंड टू एंड। तो स्टैटिक में गलती नहीं होनी चाहिए। उसके लिए इवन इफ यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस लेट्स से 4 टाइम्स 5 टाइम्स, डू इट, लेकिन आपको गलत नहीं करना। लक्ष्मीकांत का सवाल गलत नहीं होना चाहिए, स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो दैट कम्स ओनली थ्रू थरो रिविजन्स। तो वहाँ पे आपको रिवीजन करना है। रही बात करंट अफेयर की या फिर कुछ जो आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस यूपीएससी हर साल पेपर में डालता है, तो सबके लिए नए होते हैं। तो इवन इफ यू डू नॉट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर गलत भी हो जाएगा तो इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बट यू कैन नॉट अफोर्ड, नो सीरियस एस्पिरेंट अफोर्ड्स टू गेट दी स्टैटिक के क्वेश्चंस रॉन्ग। तो आपको स्टैटिक में अपनी कमांड बहुत तगड़ी बनानी होती है।
उसके अलावा एक एलिमेंट और होता है प्रीलिम्स का, वो होता है सीसैट। तो सीसैट के लिए मैंने पर्सनली कोई वो नहीं किया था कि एक मैंने बैकग्राउंड तैयार करा अपना, क्योंकि मेरा कॉलेज का मेरे को पढ़ाई नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड रहा है। लेकिन अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पिछले 4-5 साल के सीसैट के पेपर पहले 2-2 घंटे की सिटिंग में करके देखिए, एंड यू फाइंड आउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करने के लिए, जो आपके द क्वेश्चन दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर नॉट फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के टफ क्वेश्चंस में हाथ डालिए। बट देयर आर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स हो गई, आपकी मैन एंड वर्क प्रॉब्लम्स हो गई, एलसीएम एचसीएफ वाली कुछ हो गई, तो क्लॉक प्रॉब्लम्स हो गई, कैलेंडर प्रॉब्लम्स हो गई। तो ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, तो यू कैन नॉट गेट देम रॉन्ग। तो उनकी तैयारी कर लीजिए खाली, भले बाकियों की ना कीजिए। साथ में इंग्लिश और मैथ्स पे दोनों पे, या फिर हिंदी और मैथ्स दोनों पे बराबर फोकस करना है आपको। आपको ऐसा नहीं करना है कि खाली इंग्लिश के भरोसे चले गए, खाली लॉजिकल रीजनिंग के भरोसे चले गए। इट हैज टू बी अ मिक्स ऑफ बोथ द पार्ट्स। दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स। इफ आई वर टू समराइज प्रीलिम्स, तो आपको मल्टीपल टेस्ट, मल्टीपल टाइम्स स्टैटिक का रिवीजन, करंट अफेयर्स का रिवीजन पीटी 365 के थ्रू, लेट से आपको 3-3 बार रिवाइज करनी है हर चीज। और रही बात पीटी 365 की, तो उसमें भी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, कि एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंट होती है, साइंस एंड टेक की इंपॉर्टेंट होती है, आपकी पीटी 365 में आपकी आर्ट एंड कल्चर की थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा जो बाकी इकोनॉमिक्स की सेलेक्टिवली होती है, लेकिन उसके अलावा बाकी यू कैन जस्ट फ्लिप देम, मतलब इट्स नॉट वेरी, उसमें इनपुट आउटपुट का रेशियो इज नॉट ग्रेट। उसके अलावा एक होती है ऑल्सो देयर इज दिस एलिमिनेशन टेक्निक जो हम प्रीलिम्स में यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको, इवन इफ यू आर ट्राइंग, अगर आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए किसी में, तो ऑब्वियसली यू आर एट द राइट आंसर। अगर आपने एज अ रूल, अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, तो इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। उसकी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्वेश्चन गेटिंग राइट इज 50%। तो आपको ये करना है कि आपको, इफ यू आर सॉल्विंग द पेपर इन इटरेशंस, तो पहले इटरेशन में यू सॉल्व द क्वेश्चन व्हिच यू आर एब्सोल्युटली सर्टेन अबाउट। सेकंड इटरेशन में गो फॉर द क्वेश्चन जिसमें आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हो। एंड थर्ड में, अगर आपका लेट से आपको 85 अटेम्प्ट करने हैं, 90 अटेम्प्ट करने हैं, अगर आप नहीं पहुंच पाए उस फिगर तक, तो आपको वो वाला अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वेश्चन राइट इज 1/3, कि आपने एक ही एलिमिनेट करा है, आपको 3 में से एक कॉल लेना है, चूज करना है ऑप्शन। तो आपको वो भी आप कर सकते हो। उसके अलावा फिर कुछ गेम्स स्टेटमेंट के होते हैं, कि स्टेटमेंट कैसे फ्रेम्ड है, नॉट लगा है, न्यूमेरिकल वैल्यू है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी है, लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कॉमन सेंसिकल है कि नहीं है। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आप मल्टीपल टाइम्स आप पीवाईक्यूज करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, आपको रियलाइज होगा कि देयर इज अ पैटर्न टू द क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट फॉर्मेशन। तो अगर आप वो फॉलो करते हैं, तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट अ फ्यू ऑप्शंस। एंड वंस यू डू दैट, लॉजिकल कोहेरेंस है कि नहीं ऑप्शंस के बीच में, ऐसी चीजें करने के बाद देयर आर हाई चांसेस कि आप कुछ क्वेश्चंस में यू विल बी एबल टू रीड एट द राइट आंसर। दिस वाज अबाउट प्रीलिम्स। अगर अब हम मेंस की बात करें, तो वंस यू आर डन विद द प्रीलिम्स, यू हैव ऑलमोस्ट 2.5 to 3 months to prepare for prelims, to prepare for mains. Mains की बुक लिस्ट, मेंस का सिलेबस इज वेरी कन्फाइंड, अनलाइक प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में यू नीड टू हैव अ विड्थ ऑफ सिलेबस, आपको सब कवर करना होता है, लेकिन मेंस में ये है कि सिलेबस बहुत कन्फाइंड है। तो यूपीएससी का सिलेबस बिकम्स योर गाइडिंग लाइट, कि आपको, यू डू नॉट हैव टू रीड एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन। सिलेबस इज वेरी कंक्रीट, वेरी नाइसली डिफाइंड। तो आप सिलेबस का प्रिंट लीजिए, अपने सामने चिपकाइए, और उसमें टिक करते रहिए द थिंग्स दैट यू हैव डन। अगर बुक लिस्ट की बात करूँ, तो मेंस में अगर GS1 की बात करेंगे, तो GS1 में कुछ पार्ट्स होते हैं, हिस्ट्री जैसे हो गया। GS1 और प्रीलिम्स का सिलेबस काफ़ी हद तक ओवरलैप करता है। तो हिस्ट्री में आपका सेम सोर्सेज ही रहेंगे, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर की किताबें आपकी सेम रहती हैं, आपको उसी के नोट्स तैयार करने होते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, या फिर आपके स्कल्पचर हो गए, न्यूमिस्मैटिक्स हो गए, वो सब आपका प्री में कवर होता है। उसके अलावा अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे, तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी आल्सो बिकम्स योर गाइडिंग लाइट। एनसीईआरटी, जीसी लियोंग, एंड देन देयर इज सम पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, फॉर एग्जांपल मिनरल्स का पार्ट हो गया, या इंडस्ट्रीज का पार्ट हो गया। तो उसके लिए मैंने फोरम आईएएस की एक कंपाइलेशन आती है, पतली सी किताब होती है, तो उसको रेफर कर लिया था, तो उससे वो चीज़ कवर हो गई थी। अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे, तो मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो मेरे को सोसाइटी अलग से पढ़नी नहीं पड़ी थी। लेकिन इफ़ दैट इज़ नॉट द केस विद यू, तो आप स्मृति मैम के, स्मृति शाह मैम हैं एक, उनके आप क्लासरूम नोट्स को रेफर कर सकते हैं, दे आर गुड।
उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री एक होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने एक इनसाइट्स आईएएस करके इंस्टीट्यूट है, तो उसका एक 80-85 पेज का एक कंपाइलेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, एक पीडीएफ होती है, तो मैंने वो रेफर करी थी। इट वाज क्रिस्प सोर्स, तो उसमें सिलेबस के सारे कीवर्ड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए अगेन वी हैव नितिन सांगवान सर के क्लास नोट्स होते हैं, जो उन्होंने अपने टाइम पे बनाए होंगे, तो वो नोट्स आप रेफर कर सकते हैं, दे आर गुड सिलेक्टिवली। और उसके अलावा रही बात GS2 की, तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लक्ष्मीकांत सफिशिएंट नहीं होती है। लक्ष्मीकांत गिव्स यू एन ओवरव्यू, लेकिन उसके अलावा आप मैंने जो करा था, मैंने विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, तो वो किया था। उसके साथ साथ जो भी आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज के सोल्यूशंस जो हैं, आंसर्स जो हैं, दे कैन एक्ट एज योर कंटेंट। तो आप उसको बहुत ही वाइजली यूज करेंगे कि आपने कोई टेस्ट लिखा, उसका जो सोल्यूशंस हैं वो सोल्यूशंस खोलें और उसमें हाईलाइट कर लें। उसमें बहुत अच्छे आपको ब्राउनी पॉइंट्स, क्रक्स, डेटा सेट, केस स्टडीज वो सब मिल जाती हैं, तो आप यूज दैट एज योर फॉर्डर मटेरियल। तो आप ये कर सकते हैं साथ में। उसके अलावा गवर्नेंस के लिए फोरम की ही एक किताब आती है, कंपाइलेशन होता है, पतला सा है, वो हम कवर कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक कंपाइलेशन आता है मेंस के आसपास, मेंस 365 बोलते हैं उसको, तो मैंने IR, क्योंकि बहुत डायनामिक होता है, तो वो वहीं से कवर हो जाता है। उसके अलावा सोशल जस्टिस होता है। सोशल जस्टिस के लिए मेरा आधा तो ओवरलैप सोशियोलॉजी के साथ था, तो फिर सोशल जस्टिस ने वहाँ हेल्प कर दी थी, सोशल जस्टिस की हेल्प हो गई थी। लेकिन आप अगर नहीं है तो आप स्मृति शाह मैम के नोट्स भी रेफर कर सकते हैं, दे आर ग्रेट। फिर GS3 की अगर बात करेंगे, तो एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स के लिए एक अमित मंगतानी सर हैं, उनके मेरे पास प्रेजेंटेशन के नोट्स हैं, तो वो रेफर किए थे। साथ में 365 में 365 कंटेंट आता है, और इसके साथ में प्रहार, ओनली IAS के प्रहार का डॉक्यूमेंट है, तो इन तीनों को मर्ज करके मैंने पढ़ा था। तो कुछ कुछ चीज़ें कहीं कहीं से निकाल के आप एक कंपाइलेशन तैयार करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्रहार की ही किताब आती है, ओनली IAS की, तो वो रेफर करी थी। साइंस एंड टेक के लिए लास्ट में 365 का कंपाइलेशन आता है, मेन 365 का, तो मेजरली दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। एनवायरनमेंट के लिए भी 365 प्लस आप जो आपकी किताब है शंकर IAS, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं सेलेक्टिवली। और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको जो आपकी कंपाइलेशन होती है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको बहुत अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप जब मंथलीज पढ़ते हैं, मंथली मैगजीन्स, तो उसमें टॉपिक्स कवर हो रहे होते हैं ग्रेजुअली विदाउट इवन रियलाइजिंग। तो लास्ट में अगर जो 365 को कंपाइलेशन आता है वो, उसके साथ अगर आपने जो भी एक टेस्ट सीरीज ली है, तो उसका सेक्शनल टेस्ट जो होता है इंटरनल सिक्योरिटी का, अगर आप उससे मॉडल आंसर्स कर लेंगे, तो आई थिंक इंटरनल सिक्योरिटी वहाँ से कवर हो जाता है। उसके लिए उसके बाद अगर हम GS4 एथिक्स की बात करेंगे, तो एथिक्स में लुकमान सर के क्लास नोट्स थे, तो वो नोट्स बहुत बल्कि थे, वो मतलब एक बेस बनाने के लिए थे, वो मैंने 2020 में करे थे। तो उससे जब एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी, उसके बाद जब एग्जाम पास आया, तो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, देवर क्रिस्प शॉर्ट नोट्स। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वी यूजुअली व्हाट वी डू इज कि हर टॉपिक का नाम जो सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है टॉपिक, देन यू हैव अ डेफिनेशन, देन यू हैव मल्टीपल एग्जांपल्स, either from your own life, from the life of leaders, or from the life of या फिर ब्यूरोक्रेटिक एग्जांपल्स जो होते हैं, तो आप उनका एक कंपाइलेशन करें। साथ में कोटेशंस होती हैं, आप कोटेशंस का कंपाइलेशन करें कि लेट्स से अगर क्वेश्चन एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस पे आता है, तो हैव अ कोटेशन रेडी। तो उससे होता है कि आपको आंसर का अच्छा इंट्रो या फिर कंक्लूजन मिल जाता है आपको। उसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि आप वो कर लीजिए, साथ में एक एक डायग्राम ढूंढने की कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन में जो सिलेबस का वर्ड लिखा हुआ है उससे रिलेटेड एक छोटा सा डायग्राम जो कि आप एग्जाम में प्रेजेंट कर पाएँ, तो उससे आपका आंसर विल बी अ लिटिल सेट अपार्ट। तो एक ये भी आप कर सकते हैं। बाकी एथिक्स में तो यही रहता है कि एथिक्स में द एंटायर गेम इज ऑफ आंसर राइटिंग, मतलब कि आप नो मैटर हाउ मच यू रीड एथिक्स, बट अनलेस यू आर वेरी थरो विद आंसर राइटिंग, इट इज़ नॉट यूजफुल। तो राइट अ लॉट ऑफ आंसर्स, केस स्टडीज अटेम्प्ट कीजिए, और द मोर यू राइट इन एथिक्स द बेटर यू विल गेट एट इट। तो अगर मैं आज एथिक्स का आंसर लिखूं, तो शायद मैं बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन वंस यू आर राइटिंग इट कंसिस्टेंटली ओवर अ फ्यू डेज, तो यू विल रियलाइज कि लास्ट वाला जो आपका आंसर होगा दैट विल बी एक्सपोनेंशियली बेटर देन द आंसर दैट यू रोट ऑन द फर्स्ट डे। तो आपको दैट इज अ रेगुलर एक्सरसाइज कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं प्री और मेंस के बीच में 3 महीने में, तो आप
मेक इट अ पॉइंट कि आप बहुत रेगुलरली, बहुत फ्रिक्वेंसी के साथ एक आप आगे बढ़ते रहिए, मतलब आंसर राइटिंग करते रहिए। और अपने आप को कॉन्स्टेंटली वैल्यूएट करना होगा कि आंसर और कैसे बेटर हो सकता है, एग्जाम्पल्स की कमी थी या पॉइंट जनरेट नहीं हो पाए, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर मैं आपसे जीएस की, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, अगर जीएस के आंसर राइटिंग की बात करूँ तो आई बिलीव कि देर आर 3 पार्ट्स टू एन आंसर। पहला होता है कि क्वेश्चन की डिमांड समझना। बहुत बार ये होता है कि जब प्री और जब मेंस का प्रेशर होता है तो एग्जाम लाइक कंडीशंस में इट इज़ वेरी नेचुरल कि आप जो क्वेश्चन का एक्चुअल डिमांड है, यू दैट यू मिस इट आउट। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा कि मेक श्योर कि नो मैटर व्हाट, आपको क्वेश्चन एटलीस्ट 2 बार रीड करना है एंड टेक अ पॉज फॉर अ सेकेंड और 2, और क्वेश्चन को एब्जॉर्ब करो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो आपको अपने नोट्स नहीं लिख के आने आंसर में। दैट इज द थिंग दैट आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज अपॉन, कि जो पूछा गया है वो लिखो, जो आपको आता है वो नहीं लिखना है, जो पूछ रहे हैं वो लिखना है। तो वो तब होगा जब आप अपने क्वेश्चन की डिमांड को अच्छे से समझेंगे। तो क्वेश्चन की डिमांड समझिए, एंड वंस यू आर डन विद द डिमांड तो आपको मेंटली एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है किसी भी आंसर की, कि आंसर की इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो और स्पेस मैनेजमेंट की, लेट से अगर क्वेश्चन में आपके 2 या 3 सब पार्ट्स हैं तो आपको हर सब पार्ट को इक्वल प्रेफरेंस देनी होती है, इक्वली प्रायोरिटाइज करना होता है। तो लेट से अगर लेट आपका 20-25% ऑफ द पेज गोज टू इंट्रो, 20-25% गोज टू दी कंक्लूजन, तो बचा हुआ जो पार्ट होता है तकरीबन आपके पास 1 से 1.5 पेज मिलता है आपको। तो उसमें अगर 2 पार्ट हैं तो आप कैसे इक्वल डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट हैं सवाल के तो आप कैसे इक्वली डिवाइड करेंगे। तो दैट इज स्पेस मैनेजमेंट विद इन दी आंसर की जो क्वेश्चन बुकलेट होती है, आंसर बुकलेट, उसमें आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि स्पेस मैनेजमेंट, आप हर क्वेश्चन के हर पार्ट को इक्वली प्रायोरिटाइज करके आंसर करेंगे। एंड द थर्ड एलिमेंट टू आंसर राइटिंग इज कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। तो आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए। आपको इफ पॉसिबल ट्राई टू मेक डायग्राम्स, ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स। साथ में आंसर अच्छा क्या होता है कि आपके पास अगर आप GS3 का आंसर लिख रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स टू सब्सटैंशिएट योर आंसर। तो आपका डेटा पॉइंट होना चाहिए, आपका आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए, केस स्टडीज होनी चाहिए। तो आपको वो चीज़ें जो ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं, मतलब जनरल आंसर लिखने के बाद आपको उन आंसर्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो उनको आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, विच ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट इज द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, 3 एलिमेंट्स। आपको डिमांड समझनी है, आपको स्ट्रक्चरिंग ठीक करनी है, और आपको कंटेंट और प्रेजेंटेशन पे काम करना है। अब कंटेंट आपका एग्जाम लाइक कंडीशन जब आप बैठ रहे हैं पेपर देने के लिए, क्योंकि मेंस का प्रोसेस इज वेरी रिगरस। आपको तकरीबन आपको 10 पेपर लिखने हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 4-5 डेज। तो आपको एग्जॉशन हो जाता है, प्लस आपको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता। अगर आप GS2 GS4 की बात करें तो यू हार्डली गेट 2 आवर्स ऑफ बिटवीन द 2 पेपर्स। उस 2 घंटे में आपको वापस आना है, खाना खाना है, देन यू हैव टू गो बैक एंड राइट अ पेपर अगेन, और साथ में रिवाइज भी करना है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास बहुत क्रिस्प शॉर्ट नोट्स रेडी हो। दैट ब्रिंग्स मी टू द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। आपको अपने आंसर क्वेश्चन, आप जो भी पढ़ रहे हैं, जब आपने 1 या 2 बार रीडिंग कर ली है, मेन स्पेसिफिक बता रहा हूँ, कि अगर आपने 2-3 बार सिलेबस की रीडिंग कर ली है तो आपको क्या करना है, फिर टॉपिक का नाम लिखना है, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी डेटा पॉइंट है या फिर एग्जाम्पल है या फिर केस स्टडी है या फिर एनीथिंग फॉर दैट मैटर विच यू वुड वांट द एग्जामिनर टू रीड, आपको उसका एक बहुत क्रिस्प शॉर्ट नोट बनाना है। तो आपका एंड में जब आप ये थ्रू एंड थ्रू करते हैं तो क्या होता है कि ऑलमोस्ट 6-7 A4 शीट्स में आप पूरा एक पेपर समराइज कर लेते हैं, और उतना ही टाइम होता है 2 पेपर के बीच में कि आप वही रिवाइज कर पाएंगे, आप उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। तो हैविंग शॉर्ट नोट्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन। तो आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं। उसके अलावा आपको उनका रिवीजन करना है कंसिस्टेंटली। तो शॉर्ट नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा अनलेस यू सिट एंड रिवाइज। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, फिर आपको उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, आपको उनको कॉन्स्टेंटली अपडेट करना है। आप हाईलाइट करके रखिए कि क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या मुझे एंड मोमेंट पे पढ़ना है। तो आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, और इसीलिए मेंस में नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बल्की नोट्स, मैंने आज तक मेंस के लिए कोई बल्की नोट्स नहीं बनाए हैं, बट व्हाट आई हैव आर
दी स्मॉल शॉर्ट क्रिस्प नोट्स जो कि बहुत हैंडी होते हैं कम ड्यूरेशन में सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। उसके अलावा कई एंड देन अगेन रिवीजन इज अ मस्ट। उसके अलावा कई लोग पूछते हैं कि प्री और मेंस की तैयारी कंबाइंड करनी है कि अलग अलग करनी है। तो जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो इनिशियल फेजेस में आपको कंपाइन करके ही तैयारी करनी होती है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत के साथ जो आपका मेंस का पार्ट है उसको भी एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल पढ़ लीजिए या फिर प्रहार पढ़ लीजिए, जो भी आपका सोर्स है। तो इनिशियली साथ साथ होती है, लेकिन जब प्री पास आता है, लेट्स से जनवरी ऑनवर्ड्स या फरवरी ऑनवर्ड्स, डिपेंडिंग अपॉन द फेज ऑफ प्रिपरेशन यू आर एट, आपको ये करना है कि आपको कंप्लीटली प्री में स्विच हो जाना है। तो अगले 3 महीने, लेट्स से जनवरी फरवरी मार्च या फिर मार्च अप्रैल में, जो भी आपको 4-5 महीने प्री का देना है, तो उस टाइम पे आप खाली फैक्ट्स एंड फिगर्स ही पढ़ेंगे प्री वाले। तो कॉन्स्टेंटली उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को रिवाइज करना है। लक्ष्मीकांत डे इन डे आउट, स्पेक्ट्रम डे इन डे आउट, जो मैंने इनिशियली आपको बुक्स के सोर्सेज बताए थे। उसके बाद जब आपका प्री हो जाता है तो फिर देन यू ड्रॉप प्री एंड देन यू कंप्लीटली टर्न टुवर्ड्स मेंस। और मेंस में कुछ ऐसे मेन स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं जो हम प्री के लिए नहीं पढ़ते, तो उनको भी आपको कवर करना है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इन शॉर्ट, पहले जिस साल आप पेपर दे रहे हैं उसके 1 साल पहले, लेट्स से इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, तो 2025 के ईयर एंड तक आपको प्री और मेंस की कंबाइंड तैयारी करनी होती है। 2026 के जनवरी ऑनवर्ड अगर आप प्री में जा रहे हैं तो यू विल हैव टू बी प्री स्पेसिफिक, एंड वंस यू आर डन विद द प्रीलिम्स इन मई, अगले 3 महीने आप डेडिकेटेडली मेंस की तैयारी करेंगे। ऑल्सो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकम अ गाइडिंग लाइट कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो अगर आप GS3 देखेंगे फॉर एग्जांपल, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल ये ऑल्टरनेटिव आता ही है, एंड द क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल, एंड आप उसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हो। तो अ वाइज आइडिया वुड बी टू प्रिपेयर एन आंसर बिफोर हैंड। आई एम नॉट आस्किंग कि आप पूरा आंसर वर्बैटिम याद कीजिए, लेकिन आपको पता है कि अगर फूड प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन आ रहा है तो आपको, यू शुड नो द नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, व्हाट इज इट्स कंट्रीब्यूशन टू द GDP, व्हाट उसमें उसका इंडियन इकोनॉमी में व्हाट परसेंट ऑफ GDP कंट्रीब्यूशन, एंड देन हाउ मेनी पीपल इट एम्प्लॉयज, उसका ग्रोथ वैल्यू एडेड क्या है, हमारे एक्सपोर्ट्स कितने हैं फूड प्रोसेसिंग के, हमारे इंपोर्ट्स कितने हैं, कितना वेस्टेज हो रहा है। तो दीज आर सम डेटा पॉइंट्स दैट यू शुड नो। तो उनको आपको कंपाइल करके रखना है बिफोर प्रीलिम्स। और ये गाइडिंग लाइट का काम आपको करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर अगर थर्ड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, वंस यू आर डन विद द प्रीलिम्स मेंस, देन कम्स योर इंटरव्यू। इंटरव्यू में आई विल टॉक अबाउट, इंटरव्यू को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। एक होता है कि आपकी तैयारी क्या होती है, जो आपको इन टर्म्स ऑफ आपकी पढ़ाई लिखाई, एंड द अदर पार्ट इज इन टर्म्स ऑफ योर माइंडसेट। तो अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज दी गो टू थिंग दैट यू शुड बी वेरी 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 थरो विद। तो एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम योर नेम टू योर सिटी टू योर स्टेट टू योर हॉबीज, करिकुलर्स, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका स्कूल का नाम हो गया, आपके कॉलेज की हिस्ट्री हो गई, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है, आपको क्वेश्चन तैयार करना होता है। तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली थरो विद योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो आपको इकोनॉमिक की करंट अफेयर्स हो गई, नेशनल न्यूज़ हो गई, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, या फिर गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स हो गई। तो इन सब के लिए आपको करंट अफेयर्स पे यू शुड हैव अ होल्ड, और आपको एक बैलेंस्ड ओपिनियन तैयार करके रखना होता है। उसके अलावा देन यू शुड बी वेरी थरो विद योर ऑप्शनल। तो अगर मेरा सोशियोलॉजी है तो आपको सोशियोलॉजी अच्छे से आना चाहिए। देन आपके जो GS के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो GS के सब्जेक्ट्स आप कवर करिए अपने। उसके अलावा अगर आपका कोई वर्क एक्स है तो आपको अपनी पिछली जॉब का जो भी आपका वर्क प्रोफाइल है या जो भी उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको वो कवर करने होते हैं। यह हो गई आपकी पढ़ाई लिखाई वाली बात। फिर इंटरव्यू में एक माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर आर टाइम्स कि इंटरव्यू विल नॉट गो योर वे, और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं दे माइट बी बाउंसर्स, कि समझ ही नहीं आया क्या पूछ लिया, या फिर हाउ डू वी टैकल इट। तो उस टाइम पे आप, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेन काम एंड कंपोज। आप पोलाइटली डिक्लाइन कर सकते हैं कि सॉरी सर, आई डू नॉट नो, दैट इज द ब्रह्मास्त्र दैट यू कैन यूज। इस बार मैं अपने इंटरव्यू की बात करूं तो मैंने मल्टीपल प्लेसेस पे आई डोंट नो बोला है। देन यू हैव टू बी वेरी हम्बल इन योर अप्रोच। आप
कॉकी होके आंसर्स नहीं दे सकते. यू कैन नॉट बी स्नॉबिश. यू विल हैव टू शो दैट यू आर हम्बल. यू शुड नो व्हेन टू से नो और व्हेन टू अटर. उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू डू नॉट ब्लैबर, कि आपके मुंह में जो आया आपने बोल दिया इरिस्पेक्टिव ऑफ कि अच्छा रेलिवेंट है कि नहीं है वो आंसर. तो आपको यू ओनली से व्हाट इज नीडेड एंड बी थरो. क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है कि अगर आपने कुछ भी अपने मुंह से निकाला है तो फिर उसी बात पे आगे क्वेश्चंस बढ़ते चले जाते हैं. तो आपने अभी कुछ बोला, अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर कुछ काउंटर क्वेश्चन होगा. तो बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग. और these are a few tips and tricks, and do not try to fake in interview, क्योंकि once you do that they are very experienced, they'll instantly uh, know कि आप फेक कर रहे हैं. तो इट्स आप सिंपल नॉर्मल एक इंटरव्यू में जाइए, जो जितना आता है बताइए, नहीं आता आई डोंट नो बोलिए. बी वेलकमिंग, बी काम. चेहरे पे अपने कोशिश कीजिए कि एक स्माइल रखे रहे. और वंस यू डू दैट आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट. एक चीज़ मिस हो गई कि ऑप्शनल के बारे में छोटी बात कर लेते हैं कि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था. तो सोशियोलॉजी के लिए मैंने क्या किया है, सोशियोलॉजी के लिए मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा. पहले अटेम्प्ट में जब मेरा प्री नहीं हुआ था तो मेरा उस टाइम पे ऑप्शन मैंने फिजिक्स ले रखा था. तो इट गेव मी सफिशिएंट टाइम टू कॉन्टेम्पलेट वेदर डू आई वांट टू कंटिन्यू विद फिजिक्स एज एन ऑप्शनल और नॉट. तो मैंने उस टाइम पे फिर फैसला लिया कि आई विल गो विद सोशियोलॉजी. देयर वर मल्टीपल रीजंस फॉर चूजिंग सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल. फॉर एग्जाम्पल सिलेबस उसका छोटा है और उसका जीएस के साथ ओवरलैप बहुत है. तो जीएस 1 में ओवरलैप है, जीएस 2 में ओवरलैप है, एसए के पेपर में बहुत ओवरलैप है. तो आपको क्या करना रहेगा कि ऑप्शनल चूज करते टाइम आप ये देखिए कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसका प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड कैसा है, ठीक ठाक परफॉर्म करता है ऑप्शनल की नहीं करता है. उसके अलावा आपके पास प्रॉपर कंटेंट हो गया या फिर आपके स्टडी मटेरियल हो गया, तो वो सब की अवेलेबिलिटी कितनी है, मार्केट में गाइडेंस है कि नहीं है. तो वंस यू आर डन विद दोज पैरामीटर्स तब एक ऑप्शनल चूज कीजिए. तो मैंने जब ये पैरामीटर्स कंसिडर करे तो आई थॉट कि सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल वाज अ बेटर चॉइस. तो आई वेंट विद सोशियोलॉजी. अगर मैं सोशियोलॉजी में उसकी बात करूं, बुक सोर्स की, अपनी बुक लिस्ट की, तो रिसोर्सेज के नाम पे मैंने एक नितिन सांगवान सर की किताब आती है फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, तो वो रेफर करी थी. वो मेरा बेस मटेरियल थी काइंड ऑफ. उसके अलावा साथ में पेपर 2 के लिए मैंने गुरुकुल आईएएस से उनके क्लासरूम नोट्स थे मेरे पास पेपर 2 के लिए स्पेसिफिकली, तो उनको रेफर किया था. और अपने इस वाले अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, मैंने लेवल अप आईएएस का एक क्रैश कोर्स कम टेस्ट सीरीज लिया था जो 2-2.5 महीने का होता है. तो उसके क्लासरूम नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज के सोल्यूशंस, इनके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन सोशियोलॉजी. तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको मैंने तैयार किए थे. कई लोग होते हैं जो हरलम्बोज और इग्नू की किताबें भी पढ़ते हैं, तो वो मैंने रेफर नहीं करी थी. उसके जब आप एक बार सोशियोलॉजी के सिलेबस के साथ वंस यू आर थरो विद देम, तो आपको ये करना है कि गेट टू आंसर राइटिंग वेरी क्विकली. क्योंकि मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे सोशियोलॉजी में मार्क्स नहीं आए थे. द प्राइम प्रॉब्लम वॉज कि मैंने आंसर राइटिंग को उतना ध्यान नहीं दिया था एंड प्रोबेबली माय आंसर राइटिंग वाज नॉट एज ग्रेट. तो आंसर्स के लिए आपको क्या करना है कि मेक श्योर कि आंसर्स में स्ट्रक्चर हो एंड द कीवर्ड इज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. डू नॉट रन आफ्टर राइटिंग अ लॉट ऑफ थिंकर्स इन सोशियोलॉजी कि आप सोशियोलॉजिस्ट के नाम लिखे पड़े, एक आंसर में आपने 5-5 नाम डाल दिए बट दे आर नॉट रेलिवेंट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आप भले 2 या 3 ही थिंकर लिखिए लेकिन वो रेलिवेंट होने चाहिए. वो ट्राई टू ऐड द थिंकर्स ऑर्गेनिकली इनटू योर आंसर, डू नॉट ट्राई टू जस्ट ड्रॉप इन द थिंकर्स. तो ये मेरी पहले के मेंस की शॉर्टकमिंग थी. आई यूज्ड टू थिंक कि द मोर नंबर ऑफ थिंकर्स आई राइट द बेटर माय आंसर विल बी, व्हिच इज नॉट ऑलवेज द केस. तो आपको पहली चीज आंसर ऐसे लिखना है कि क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एड्रेस हो, क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस हो हो सके तो 2-4 थिंकर्स अगर रेलिवेंट हैं तो आंसर में दिख जाए. और आपकी लैंग्वेज थोड़ी सोशियोलॉजिकल हो. जो कीवर्ड्स होते हैं, अगर आप मार्क्स लिख रहे हैं तो एलियनेशन हो गया या कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको एज इट इज़ लिखनी होती हैं. अगर वेबर की बात करेंगे तो यू विल टॉक अबाउट दी आयरन के जो रैशनैलिटी, ऐसे मतलब कीवर्ड्स होते हैं जो आपको यू विल हैव टू ड्रॉप देम. तो वो चीज़ें करनी है. उसके अलावा प्रीवियस ईयर को आपको अपना मंत्रा मान के चलना है. प्रीवियस, क्योंकि सोशियोलॉजी एक स्टैटिक सब्जेक्ट है तो आपको क्वेश्चंस ऑलमोस्ट थीम्स रिपीट होती हैं.
तो और मार्केट में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मार्केट में कोई भी कंपाइलेशन अगर आप बोलते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं है प्रीवियस ईयर के लिए। तो अगर आप वो करेंगे भी तो यू विल हैव अ बैड आइडिया ऑफ हाउ टू राइट एन आंसर, क्योंकि वो क्वेश्चन के बाद एज इट इज बुक का सामान कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कि आंसर कैसे फ्रेम करना है। तो यू कैन नॉट ब्लाइंडली रिलाई अपॉन एनी सोर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच इज करंटली देयर इन द मार्केट। फ्यूचर में आ जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी नहीं है। तो आपको अपनी तरफ से अपना विवेक यूज करके अपनी इंटेलिजेंस यूज कीजिए और क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट बना के रखिए कि हाउ डू आई गो अबाउट आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप कैसे एग्जाम्पल्स इनकॉर्पोरेट करोगे अपने आंसर में, आप कैसे आंसर की प्रेजेंटेशन बढ़ाओगे। तो एक आंसर में कंटेंट के अलावा बहुत चीज़ें होती हैं, तो आपको वो चीज़ें फोकस करनी है। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी कॉपी में हॉच पॉच नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। आपको थिंकर्स डालने हैं तो थिंकर डाल के आपको अंडरलाइन करना है, सब पार्ट्स की आपको हेडिंग डालनी है। तो वो वाली चीज़ें आपको करनी होती हैं। और ये आपको प्रीवियस ईयर्स को अपना गाइडिंग लाइट मान के चलना पड़ेगा, स्पेशली फॉर अ सब्जेक्ट लाइक सोशियोलॉजी, जिसमें पेपर रिपीट होता ही होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये रहेगा एक। उसके अलावा थोड़ी सी बात ऐसे के लिए कर लेते हैं, आई मिस्ड ऐसे। तो ऐसे के लिए बहुत अलग से तैयारी आपको नहीं करनी पड़ती है। आपको क्या करना है कि जो एटलीस्ट मैंने किया था कि आप एक कंपाइलेशन रेडी कर लेते हैं। आप पोएम्स हो गई या फिर कोटेशंस हो गई या फिर कुछ एनेक्डोट्स हो गए, स्टोरीज हो गई या न्यूज़ हो गई, उन सबको कंपाइल कर लेते हैं थीम वाइज। एंड इवन इफ नॉट थीम वाइज, आप वैसे कंपाइल कर लीजिए, तो वो आपको इंट्रो और कंक्लूजन में हेल्प करता है। वंस यू आर डन विद दैट, आपको अपने एथिक्स की नॉलेज को यूज करना है, क्योंकि द टाइप ऑफ टॉपिक्स दैट आर कमिंग अप इन ऐसे इन द प्रीवियस फ्यू ईयर्स, तो वो उनका कुछ ना कुछ एक एलिमेंट एथिक्स से जोड़ दिया जा सकता है। तो एथिक्स के एग्जाम्पल्स को आप बहुत कन्वीनियंटली अपने एसे में यूज कर सकते हैं। तो एथिक्स में एथिक्स के एग्जाम्पल्स, एथिक्स की कोटेशंस प्लस आपका जो एसे की तैयारी रहेगी, वो आपका कंटेंट हो जाएगा इंट्रो और कंक्लूजन के लिए। उसके अलावा फिर एसे लिखने के लिए आपको यू नीड अ इंट्रोडक्शन, देन यू नीड अ बॉडी एंड देन यू नीड अ कंक्लूजन। अब बॉडी में ये होता है कि 70% ऑफ द बॉडी हैज टू गो विद द थीसिस स्टेटमेंट जो एसे में लिखा हुआ है, एंड 30% आप लिखेंगे एंटाई थीसिस, मतलब कि दी फ्लिप साइड ऑफ इट। एंड देन कंक्लूजन में पेनल्टीमेट कंक्लूजन एक होता है कि आप इमीडिएटली बिफोर एंडिंग दी एसे, आप अपने पूरे एसे को समराइज करके एक सिंथेसिस बनाते हैं। मतलब जो आपने थीसिस स्टेटमेंट दी है, जो आपका एंटी थीसिस है, उसको जोड़ जाड़ के आपने ये निष्कर्ष निकाल दिया, दैट इज योर कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन का काम ये होता है कि इंट्रोडक्शन सेट्स द टोन ऑफ योर एसे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इवन इफ योर इंट्रोडक्शन इज नॉट वेरी कैची, वेरी ग्लैमरस, इट्स ओके, लेकिन इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले को पता हो लगना चाहिए कि आपने टॉपिक का इंटरप्रिटेशन ठीक करा है। क्योंकि ऐसे में कई बार दिक्कत इंटरप्रिटेशन की आती है कि अगर आप ठीक ठाक से इंटरप्रेट नहीं करते हैं तो इट्स वेरी लाइकली कि यू विल गो हेवायर वाइल राइटिंग द ऐसे। तो आपको सबसे पहले ऐसे में इंट्रोडक्शन लिखना है जो कि एकदम क्वेश्चन की या ऐसे की डिमांड को हिट करे, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको ऐसे की कोर डिमांड कि आप क्या पूछ रहे हैं वो समझ आ गई है। तो वंस यू आर डन विद दैट, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू राइट द एसे, and it becomes easier for the examiner to know that you have understood the essay and you're writing it correctly. So at least you'll get the bare minimum average marks. You will not get something uh, very less. उसके अलावा फिर आपको एसे में मल्टीपल पर्सपेक्टिव डालने होते हैं। तो हम लोग कई बार पेस्टल अप्रोच का यूज़ करते हैं कि आपके एसे में पॉलिटिकल एलिमेंट हो, एनवायरमेंटल हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस एंड टेक का भी कुछ पार्ट हो, कल्चर का कुछ पार्ट हो, आपका उसमें एथिकल कुछ पार्ट हो। तो मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशंस, स्पोर्ट्स अगर आपका आ सकता है तो ये वाली चीज़ें आप ऐसे में हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस, ताकि आप एक होलिस्टिक आंसर बना सकें। उसके अलावा द फ्लो ऑफ द एसे शुड बी गुड। और एसे के पेपर में हैंड राइटिंग का भी स्कोप रहता है, क्योंकि सिंस द पेपर इज शॉर्ट इनफ, तो आप साफ साफ लिखिए, खुला खुला पैराग्राफ में लिखिए, एंड मेक श्योर दैट whenever you're switching between two paragraphs, तो उसमें एक स्मूथ फ्लो, स्मूथ ट्रांजिशन हो, उसमें आप एब्रप्टली ना अपना पैराग्राफ चेंज करें। तो देयर हैज टू बी अ स्मूथ फ्लो ऑफ थॉट्स। आपका एक ट्रेन ऑफ थॉट दिखना चाहिए आपके ऐसे के थ्रू। और जब आप पहले ऐसे लिखेंगे, आई रिमेंबर माई फर्स्ट ऐसे, इट वॉज अ डिजास्टर, नॉट बिकॉज आई डिड राइट बैड, बट बिकॉज उसमें कोई फ्लो ही नहीं था। मतलब इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
examples from different fields and arguments coming together but not making a organic whole. तो आपको आर्ग्यूमेंट लिखना है. आर्ग्यूमेंट इज आप क्या लॉजिकल स्टेटमेंट दे रहे हो, आपको आर्ग्यूमेंट लिखना है, फिर आपको एग्जांपल्स से उसको सब्सटेंशिएट करना होता है. एंड यू हैव टू डू इट मल्टीपल पैराग्राफ्स में, और आपको पैराग्राफ के बीच में एक कंसिस्टेंसी रखनी होती है. तो दैट इज ऑल अबाउट एसे. बाकी सिंस वी हैव लिमिटेड टाइम, तो फिर आई कैन नॉट गो इनटू गिव एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेनिंग. मे बी सम अदर सेशन कैन बी केप्ट फॉर इट. लेकिन ऐसे के लिए द मेन थिंग इज फ्लो ऑफ थॉट्स हैज टू बी स्मूथ. ट्रांजिशन होना चाहिए. उसके अलावा आपके मल्टी डिसिप्लिनरी आंसर होने चाहिए कि आप हर पर्सपेक्टिव को एक लेकर आ पा रहे हैं. आप फिलोसफी उसमें दिखा पा रहे हैं. आप उसमें अपने ऑप्शनल की नॉलेज को अगर आप टोन डाउन करके यूज कर पाएँ तो आप वो कर लीजिए. उसके अलावा आप एग्जाम्पल्स, कोटेशंस, एनेक्डोट्स, ट्राई टू मेक इट एज इंटरेक्टिव as and then the formation of statements. अगर आप if you are into creative writing तो आप you will have an edge over it कि आप statements की formation कैसे कर रहे हैं. तो अगर आप statement introduction में अच्छे से बना देंगे तो it gathers the attention of the reader. So that is it from my side. Now we'll take a few questions. What is the key mantra to clear prelims? See, the key mantra is revision. Static का revision. You cannot get static wrong. तो that is number one. Static का revision plus current का जो priority basis पे चीजें हैं उनका revision plus previous year question should be your bible. These three elements and I think you will be good to go in prelims. ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था. किसी ने पूछा हुआ अटेम्प्ट कौन सा है. मुझे 2026 में एग्जाम देना है, तो मेंस को कैसे प्रिपेयर करूं. आई मीन पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन लिखे और एनीथिंग एल्स. सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपके पास बहुत टाइम है, सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, लेकिन अगर टाइम होता है तो अगर आप कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेटिव होते हैं तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है. आपने एक लिख लिया तो मल्टीपल चीज़ें कवर हो जाती हैं. लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट क्वेश्चंस को गो थ्रू करें कि कोई अगर टफ क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आपके पास उसका आंसर हो. अब कोई फूड प्रोसेसिंग, टेकिंग द प्रीवियस एग्जांपल, फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यू नो कि इसमें क्या लिखना है. तो दैट वुड बी रिडंडेंट टू राइट. इंस्टेड कि अगर कोई टफ क्वेश्चन आ रहा है जो आपको नहीं आता या फिर जिसमें आपको लगता है कि आपकी नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, तो उस क्वेश्चन के लिए आप पर्टिकुलरली आप अपना नोट तैयार कर लीजिए. या फिर जीएस के लिए तो कुछ कुछ मार्केट में कंपाइलेशन आते हैं जिनमें ठीक ठाक आंसर मिल जाते हैं, तो आप उनको रेफर कर लीजिए. पीवाईक्यू आपको रटने नहीं है. पीवाईक्यू आपको यूज करना है प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए कि आपको क्वेश्चंस, आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप पीवाईक्यू रटने की कोशिश करेंगे तो आप वही लिख कर आएंगे जो आपने याद किया हुआ है. लेकिन क्वेश्चन की डिमांड चेंज आती है. अगर मैं फूड प्रोसेसिंग की बात करूं तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के 5 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं. तो आपने एक आंसर याद कर लिया तो आप पांचों में उसको नहीं यूज कर सकते. हर क्वेश्चन की डिमांड अलग होती है. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक होलिस्टिक, आप एक बेसिक इंफॉर्मेशन रखिए इंडस्ट्री के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में, और फिर जो क्वेश्चन की डिमांड है आप उसको एड्रेस करिए. तो प्रीवियस क्वेश्चन इफ पॉसिबल तो आप लिख कर देख लीजिए. लेकिन जो और क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट उनको तो लिखना ही लिखना है, और बाकी सारे क्वेश्चंस को आपको रीड करना है कि आपको कौन कौन से आप कर लोगे, और जिसमें डाउटफुल है वो लिख कर देख लीजिए अगर टाइम की कमी है तो. फिर एक है कि वाई यूपीएससी. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. यूपीएससी करने का मेरा इनिशियली जब मैं कॉलेज गया था तो मेरे को था कि मुझे एकेडमिया में आगे जाना है, तो मैंने फिजिक्स लिया था. लेकिन व्हेन आई वेंट टू हिंदू आई रियलाइज्ड कि आई हैड अ ग्रेट एलुमनाई बेस. तो इट वाज 2018 व्हेन अनु कुमारी मैम came to Hindu. She did her physics from ग्रेजुएशन इन फिजिक्स फ्रॉम हिंदू इटसेल्फ. शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 3 आई गेस उस साल. तो वो टॉक देने आई थी, तो उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन आया था. उसके अलावा आई रियलाइज कि सिविल सर्विसेज करने के बाद द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर दैट यू विल हैव अक्रॉस डिफरेंट फील्ड्स विल बी वे टू मच. तो आपको मौका लगता है कि आप पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ, क्योंकि काम बहुत इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग होता है, यू गेट पेड डिसेंटली, दे आर डिसेंट पर्क्स एसोसिएटेड, तो आपको लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत नहीं होती. आपको करियर वाइज आपको इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग जॉब मिल रही है, आपको सोशल रिकग्निशन मिलेगा अच्छे कामों के लिए, एंड देन यू विल आल्सो हैव द चांस टू एक्चुअली मेक चेंजेस ऑन ग्राउंड. तो ये सारे एलिमेंट
इवेंट्स को देखते हुए मुझे लगा था कि यूपीएससी इज समथिंग दैट आई वुड वांट टू डू, तो दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड। फिर अगला क्वेश्चन है कि जनरल साइंस के लिए सही सोर्स क्या है प्रीलिम्स में। जनरल साइंस आई वुड नॉट बी द राइट पर्सन टू टेल, क्योंकि मैंने कभी भी, क्योंकि मैं सिंस मेरा साइंस का बैकग्राउंड था तो मैंने स्पेसिफिकली कभी बैठ के साइंस नहीं पढ़ी थी यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। लेकिन जनरली हम लोग ये करते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चंस में जो साइंस एंड टेक का पार्ट होता है उसमें गलत ऑप्शन सही ऑप्शन सब रेफर करने होते हैं। उसके अलावा आपको साथ में PT365 कंपाइलेशन आता है, तो आपको उस कंपाइलेशन को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तो आई थिंक उससे काम बन जाता है। बाकी जनरल साइंस के लिए अब यूपीएससी में बहुत सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ऊपर है, तो आई थिंक कि 365 से ही जितना हो पाता है वो कर लेते हैं, वरना फिर अगेन इट्स द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यू टेक एजुकेटेड गेस। एडिटोरियल पढ़ने का क्या यूज है यूपीएससी में? सी एडिटोरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन द इनिशियल फेज ऑफ प्रिपरेशन। तो इनिशियली क्या होता है, जब हमको नहीं पता होता तो उससे ओपिनियन बिल्डिंग होती है। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट यू रीड अ न्यूज पेपर विच इज नॉट बायस्ड। तो आपको वो अखबार वो रेफर करना है जिसमें आपका थोड़ा सेंट्रिस्ट व्यूज हो, जिसमें प्रो गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट एकदम ही एक्सट्रीम्स पे ना खेल रहा हो। तो आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस इज अ नाइस न्यूज़पेपर इन दैट रिस्पेक्ट। तो उसमें ये रहता है कि आपको किसी भी टॉपिक का एक होलिस्टिक अप्रोच मिल जाती है कि कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो आइडिया मिल जाता है। और आपको एडिटोरियल पढ़ने का भी तरीका होता है, मतलब कि इनिशियली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हैं तो इट यूज्ड टू टेक 1.5 घंटा 2 घंटा, लेकिन बाद में जब आप तैयारी आगे बढ़ती है तो आप 45 मिनट में भी अखबार पढ़ लेते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपको स्किम करना आना चाहिए, मतलब आपको सरसरी नज़र घुमानी है एडिटोरियल में, आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना है। तो आप सरसरी नज़र घुमाइए अखबार में और आप ये देखिए कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं, लेट्स से कोई एग्जाम्पल, कोई डेटा पॉइंट, कोई एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो कि काफ़ी अच्छा हो, तो आपको वो अंडरलाइन कर लेना है या फिर वो हाईलाइट करके रख लेना है। एंड देन यू यूज, आप जो आपको न्यूज़पेपर में ऐसे चीज़ें मिली हैं आपको उनको यूज एक जगह पे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। ऑनलाइन नोट्स हैं तो ऑनलाइन नोट्स में उनको ऐड करिए और उस नोट्स को आप यूज़ करेंगे अपने मेंस के टाइम पे जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो अगर लेट्स से कॉलेजियम के ऊपर कोई एडिटोरियल आया है, उसमें कोई बहुत किसी चीफ जस्टिस ने फॉर्मर चीफ जस्टिस ने कोई तरीका बताया होगा बहुत अच्छा सा, तो आपको वो पॉइंट उठाना है, वो पॉइंट एक्सट्रैक्ट करना है पूरे एडिटोरियल में से, अपने नोट्स में ऐड करना है और उसको आपको यूज़ करना है अगर कॉलेजियम के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है इन द रियल एग्जाम। तो एडिटोरियल को आपको चेरी पिकिंग करने के लिए हेल्प मिलती है, तो स्किम इट एंड चेरी पिक इट। सर डेली यूपीएससी के लिए कितने आवर्स पढ़ना होता है? सी देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट इट, लेकिन ऑन एन एवरेज जब, लेट आई बी ऑनेस्ट, जब पेपर पास होता है तो यू स्टडी फॉर अ लॉट ऑफ आवर्स, यू डू नॉट, स्पेशली यू डू नॉट काउंट आवर्स व्हेन द एग्जाम इज नियर। तो अगर आप मेंस के 10 दिन पहले की बात करेंगे तो एवरीबडी ऑफ अस इज रीडिंग 12-14 आवर्स अ डे। लेकिन अगर पेपर दूर हैं लेट्स से, तो 6 से 8 घंटे, 8 से 9, मतलब ऑन एन एवरेज 7 से 8 घंटे आप कोशिश कीजिए कि आप पढ़ें। तो अगर दिन में 24 घंटे हैं तो 8 घंटे आप पढ़ाई करने के लिए साइड कीजिए, 8 घंटे आप सोने के लिए साइड कीजिए। बच्चे 8 घंटे में आपको जो करना आप कीजिए, आपको मूवीज देखनी है, आपको चिल करना है, आपको घूमने जाना है, दोस्तों से फोन पे बात करनी है, रील देखनी है, जो करना है कीजिए विद इन दोज 8 आवर्स, लेकिन मेक श्योर दैट 8 घंटे की पढ़ाई आपकी हो रही है। तो ऑन एन एवरेज आई वुड से कि आप 8 घंटे का टारगेट लेके चलिए। सर 2027 में दूंगी अटेम्प्ट, प्लीज टेल मी टाइम सफिशिएंट है? बहुत सफिशिएंट टाइम है, 2027 इज 2 years दूर, तो 2 साल में यू कैन इजिली कवर योर सिलेबस मल्टीपल टाइम्स। तो टाइम की कोई कमी नहीं है। एक अपना टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना लीजिए जिसमें आप मंथली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली प्लान्स टाइप एक तैयार के रखिए। रफ आइडिया होना चाहिए कि इस महीने तक मुझे ये सब्जेक्ट खत्म करना है इतनी बार। तो उस तरीके से अगर आप करेंगे तो 27 इज, यू हैव वेरी सफिशिएंट टाइम। उसके बाद टॉपिक वाइज नोट्स कैसे बनाऊं? सी टॉपिक वाइज नोट्स का ये रहेगा कि आपको सिलेबस, आपके पास ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर डूइंग दैट वर्क फॉर यू। तो अगर अगर इफ आई बी गिविंग एन एग्जांपल, तो प्रहार ओनली आईएएस का है, तो उन्होंने सिलेबस की टॉपिक वाइज चीज़ें दी हुई हैं। अब आपको वो, लेकिन वो थोड़ा बल्कि है तो आपको वो सब नहीं पढ़ना होता है, तो आप वो पढ़ेंगे, दैट विल बी प्राइमरी सोर्स। उसको पढ़ने के बाद जब आप 1-2 बार पढ़ चुके होंगे, नॉट द वेरी फर्स्ट
फर्स्ट को आप जब आपने सिलेबस 2-3 बार कवर कर लिया है, उसके बाद फिर आप उस टॉपिक का नाम लिखेंगे अपने नोट्स में और आप शॉर्ट में जो ऐसे पॉइंट्स जो आपको बिना रिवाइज करे याद नहीं आएंगे, आप खाली वो लिखेंगे कि डेटा, फैक्ट्स, अगर पॉलिटी में हो तो आर्टिकल नंबर हो गया, जजमेंट्स के नाम हो गए या फिर एग्जाम्पल्स हो गए, केस स्टडीज हो गई। तो उन चीज़ों का आपको कंपाइलेशन करना है। तो टॉपिक का नाम लिखना है, ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आपको आपके उसमें हेल्प करेंगी आंसर राइटिंग में। तो टॉपिक वाइज नोट्स आई थिंक कि उस तरीके से इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि अगर आप मेन स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या कर सकते हैं कि टॉपिक का नाम लिखा, उसका कुछ इंट्रो दिया, उसके बाद उसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं और क्या वे फॉरवर्ड है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नोट टेकिंग का ये होता है जो मैंने लोगों को बनाते हुए देखा है कि आप कोई भी टॉपिक लिखेंगे, उसके बारे में उसकी सिग्निफिकेंस क्या रहेगी, आपने 3-4 पॉइंट्स लिख लिए, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, उसमें शॉर्टकमिंग्स क्या हैं और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है। तो इसको आप कंपाइल कर लेंगे तो एक आपका नोट तैयार हो जाता है। लेकिन आज की डेट में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर ऑलरेडी डूइंग दैट फॉर यू। तो आपको स्पेसिफिकली खुद बैठ के वो चीज़ ना भी करें तो काम चल जाता है। तो आपके पास जब कोचिंग वाले आपको नोट्स दे रहे हैं तो आप वो नोट्स को यूज़ करो, उसमें अपने टेस्ट सीरीज के आंसर से कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करो, ऐड करो और उसको फिर शॉर्ट नोट्स में लिख लो, एंड देन यू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स एंड रिप्रोड्यूस इट इन द पेपर। तो ये काम हो सकता है। डेटा पॉइंट एंड सब्सटैंशिएट वाले पॉइंट्स मेन 365 या सम बुकलेट में अवेलेबल रहता है। हाँ, मतलब अगर आप 365 देखेंगे तो लास्ट में एटलीस्ट लास्ट ईयर तक एनेक्जर लगाते हैं वो लोग पीछे, तो उसमें डेटा पॉइंट्स रहते हैं, वरना मेंस के आसपास ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट्स एक डेटा पॉइंट्स की बुकलेट निकालते हैं। तो उसकी चिंता मत करो, वो मिल जाता है कंपाइलेशन। एनी चैलेंज यू फेस्ड इनिशियली इन सोशियोलॉजी? एब्सोल्युटली, कई चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज था कि आंसर राइटिंग को निगलेक्ट करना। तो मैंने मेरा सिंस आई वाज प्रिपेयरिंग प्री और मेंस के बीच में ज़्यादातर मैंने सोशियोलॉजी लास्ट अटेम्प्ट में पढ़ी थी अपने, तो मैंने आंसर राइटिंग पे इक्वली फोकस नहीं किया था, तो दैट वाज माय फर्स्ट शॉर्टकमिंग। उसके अलावा आई फोकस्ड एक्सटेंसिवली ऑन मेंशनिंग एज मेनी थिंकर्स एज पॉसिबल, तो दैट वाज अगेन अ रॉन्ग अप्रोच। तो उतने थिंकर्स नहीं डालने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा मैंने क्वेश्चन की डिमांड को कई बार ओवरलुक किया। अगर मुझे क्वेश्चन, आई यूज्ड टू राइट व्हाट आई न्यू एंड नॉट व्हाट वाज आस्क्ड इनिशियली। तो वो एक चैलेंज था कि क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना है नो मैटर व्हाट। भले आप टूटी फूटी डिमांड एड्रेस करो, लेकिन डिमांड ही एड्रेस करनी है आपको, लेफ्ट राइट सेंटर नहीं लिखना है, जस्ट टॉक टू द पॉइंट। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छे से रेफर करना है। तो ये कुछ गलतियां मैंने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने उतने अच्छे से नहीं किया था। आई हैड सीन देम, लेकिन खाली ऊपर ऊपर से देखा था ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम। लेकिन दिस अटेम्प्ट आई डिड देम रिगरसली। तो दैट यू कैन डू। सर, एवर थॉट ऑफ चूजिंग ज्योग्राफी ऑप्शनल? नहीं, ज्योग्राफी डिड नॉट कम नेचुरली टू मी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स में था एंड सिंस आई वाज चेंजिंग एन ऑप्शनल, सो आई वांटेड एन ऑप्शनल। सिंस आई हैड लेस टाइम, तो आई वांटेड एन ऑप्शनल जो जल्दी खत्म हो सके। तो उसके लिए मैंने सोशियोलॉजी चूज किया था। ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल इज अ लिटिल बल्की, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। उसके अलावा एसए के लिए कंटेंट कहाँ से लाएं? एसए के लिए सी ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, तो आप किसी भी टॉपर के नोट्स उठा सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपर्स जिन्होंने अपने नोट्स कंपाइलेशन डाली हुई है, कोटेशंस वगैरह की। अगर मैं टेलीग्राम चैनल बनाता हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं भी अपने नोट्स की एक कॉपी अटैच कर दूँ उसमें। उसके अलावा चलते फिरते आपको कोई भी, अब तो चैट जीपीटी आ गया, तो ट्राई एंड मेक यूज ऑफ एआई एज मच एज यू कैन। उसको लिख के दे दीजिए कि मुझे रेजिलियंस के ऊपर कोटेशन दे दो, मुझे एसेस एंड करने के लिए कोटेशन से कंपाइलेशन दे दीजिए मेरे को। लेट्स से एनेक्डोट्स के एग्जांपल, एनेक्डोट्स दे दीजिए जिसमें कैरेक्टर ऑफ मैन दिख रहा हो। तो कई चीज़ें आपको एआई के थ्रू मिल जाती हैं। कोटेशन, पोएम्स, जो अच्छी पोएम होती हैं, आप बोल सकते हो कि मुझे पोएम्स के गिव मी एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम पोएम जो कि काफ़ी मूविंग होते हैं, तो वो सब कंपाइलेशन आपको चैट जीपीटी पकड़ा देगा। तो ट्राई एंड लिबरली मेक यूज ऑफ चैट जीपीटी इन दिस केस। सर, हु शुड नॉट टेक सोशियोलॉजी ऑप्शनल? सी, जनरली क्वेश्चन होता है कि हु शुड टेक सोशियोलॉजी ऑप्शनल, लेकिन हु शुड नॉट टेक, आई बिलीव कि सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी कर सकता है ऑनेस्टली। तो उसमें बहुत ही कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता है, सिलेबस इज डिफाइंड, समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आंसर राइटिंग का गेम होता है पूरा का पूरा।
तो इफ़ यू आर थरो विद आंसर राइटिंग, इफ़ यू कैन वर्क, और किसी को भी आंसर राइटिंग पहले से नहीं आती, इट इज़ समथिंग दैट यू लर्न ओवर टाइम। तो कोई भी जो सीखेगा, सीखने की क्षमता रखता है, अगर रेगुलरली आंसर लिखोगे तो आप सोशियोलॉजी में यू कैन एक्सेल। तो देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग हु शुड नॉट टेक सोशियोलॉजी। Sir, if starting from scratch, how many months are ideal for doing full mains preparation? See, अगर मेंस की स्पेसिफिकली बात करूं तो ऑनेस्टली आई हैव सीन पीपल की जो 3 महीने के जो प्री और मेंस का दौरान का गैप होता है, लोग उसमें भी पेपर निकालते हैं विद ग्रेट रैंक्स। तो 3 महीने में भी लोग कर लेते हैं। एंड देयर आर पीपल हु डू इट फॉर इयर्स एंड स्टिल आर नॉट वेरी थरो विद मेंस। तो कोई टाइमलाइन नहीं होती है। लेकिन अगर आपको ऑन एन एवरेज कैंडिडेट के हिसाब से बताऊं, तो एक जीएस करने के लिए आपको तकरीबन तकरीबन 15 दिन मान लीजिए। तो प्रोवाइडेड आप कुछ और साथ में नहीं कर रहे हैं, तो आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली कि आप 8 घंटे दिन में जीएस पढ़ रहे हैं, तो 15-15 दिन मान लीजिए हर जीएस के लिए। तो तकरीबन आपके 2 महीने में, आप 2 से ढाई महीने में आप इजीली जीएस कवर कर सकते हैं, मेंस का सिलेबस। लेकिन आप इसके साथ में अगर ऑप्शनल भी डालेंगे, प्री की पढ़ाई भी डालेंगे, तो एलिमेंट्स लेफ्ट राइट सेंटर हो जाते हैं। लेकिन अगर 8 घंटे ऑन एवरेज लेके चलेंगे तो 2 महीने आर सफिशिएंट। आंसर राइटिंग करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, क्या करना चाहिए? सी, कॉन्फिडेंस कम्स ओनली विद राइटिंग। तो कोई किसी को भी पहले से सीख कर नहीं आता आंसर राइटिंग। जब हम लोगों ने अपने पहले आंसर लिखे थे तो वो भी देवर डिजास्ट्रस। अगर मैं अपने आंसर्स की बात करूँ तो आई काइंड ऑफ रोट अ बुक आंसर के नाम पे। तो दैट इज नॉट हाउ एन आंसर इज टू बी रिटन। तो इवेंचुअली वो टाइम के साथ आता है। और अगर आप ओवर टाइम रेगुलरली आंसर लिख रहे हैं, आप उसको कंपेयर कीजिए अपने पीयर के साथ, कंपेयर कीजिए टॉपर के आंसर से, कंपेयर कीजिए टॉपर कॉपीज खोलकर देखिए कि आंसर का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखनी होती है। तो अगर आप ये काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो इनिशियली भले आप रिजेक्टेड फील करें क्योंकि आपके आंसर अच्छे नहीं होंगे, लेकिन इवेंचुअली आपके आंसर्स इंप्रूव करने शुरू हो जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब करते हैं। तो मेक इट अ पॉइंट, डू नॉट गेट डिप्रेस्ड इफ यू आर नॉट एबल टू राइट ग्रेट आंसर्स। देयर इज नथिंग एज एन आइडियल आंसर। आज की डेट में भी मैं अगर आपको अपने आंसर्स दिखाऊं, या इनफैक्ट किसी के भी आंसर दिखाऊं, तो परफेक्ट आंसर्स किसी के नहीं होते हैं। देयर आर सम एलिमेंट्स जो हर आंसर में होते हैं, आपके आंसर में भी होने चाहिए। लेकिन डू नॉट रन आफ्टर राइटिंग अ परफेक्ट आंसर, इट इज इल्यूजन। नो आंसर इज अ परफेक्ट आंसर। यू राइट गुड आंसर्स। आप अपने डेटा पॉइंट डालिए, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिखिए। तो जो फॉर्मेट हमने पहले डिस्कस किया, अगर आप वो करते हैं तो इट विल बी अ डिसेंट आंसर। नॉट टुडे, नॉट टुमारो, बट इवेंचुअली। तो इसीलिए प्रैक्टिस कम्स इन हैंडी। हम लोग टेस्ट सीरीज इसलिए लगाते हैं, हम लोग मल्टीपल आंसर्स इसलिए लिखते हैं, ताकि हम रियल एग्जाम में वी आर एबल टू राइट अ गुड आंसर। तो डो नॉट फील डिजेक्टेड अगर आप इनिशियली आंसर अच्छे नहीं लिख पा रहे हो तो। प्लीज गिव कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी फॉर 2026 फ्रॉम स्क्रैच। सी, अभी मई चल रहा है 25 का। तो अगर मोटा मोटा बताऊं तो आप ये कर सकते हैं कि ट्राई टू मेक श्योर कि प्री और मेंस की कंबाइंड तैयारी होगी आपकी। तो ट्राई एंड मेक श्योर कि आपका अक्टूबर तक, और ये दोनों साथ में चलना है, मतलब प्री मेंस की तैयारी साथ में चलेगी, साथ में आपको ऑप्शनल भी लेके चलना है। तो ऑप्शनल की पहली रीडिंग मेक श्योर कि आप अक्टूबर तक कर लें। अक्टूबर नवंबर, एट मैक्स नवंबर तक आपको ऑप्शनल खत्म हो जाना चाहिए। दिसंबर में आपको थोड़ा थोड़ा ऑप्शनल एक पेपर एटलीस्ट और रिवाइज करके रख लो। और रही बात जीएस की, तो जीएस में आपको यू हैव टाइम टिल अक्टूबर नवंबर, कि आपको अक्टूबर नवंबर तक अपना जीएस कंप्लीट करना है एक बार। तो आप उसको मंथली तोड़ सकते हैं कि एक महीना फॉर जीएस, एक महीना फॉर जीएस 1, एक महीना फॉर जीएस 2, ऐसे कर करके। और उसके बाद आप इवेंचुअली जनवरी ऑनवर्ड्स अपना वो बढ़ा दीजिएगा। जनवरी ऑनवर्ड्स यू शिफ्ट टू प्रीलिम्स, एंड देन 2-3 महीने, आप 4 महीने अपना प्रीलिम्स स्पेसिफिक कीजिए। उसके बाद आप अपना मेंस पे शिफ्ट हो जाइए आंसर राइटिंग। अब जिस दौरान आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे 2025 में, तो आपको उस टाइम पे बीच में, जब लेट से आपका आपने एक बार जीएस 1 पूरा पढ़ लिया, तो मेक श्योर दैट यू राइट अ जीएस 1 का टेस्ट, या यू राइट अ जीएस 2 का टेस्ट। तो आंसर राइटिंग एक्सप्लिसिटली बाद में नहीं आती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो आप या सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर योर राइट आंसर्स, यू आर राइटिंग आंसर्स। तो ये आपका रहेगा। उसके बाद व्हाट वाज योर मोटिवेशन दैट नेवर लेट यू डाउन इन योर होल जर्नी? सी,
मोटिवेशन का ये रहता है कि आई वुड बी ऑनेस्ट, मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक होती है, मोटिवेशन बहुत टाइम तक लास्ट नहीं करती है। इट इज़ योर डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी दैट हेल्प्स। तो आपको रोते गाते भी काम करना है, तो आपको काम करना है। और द ओनली मोटिवेशन वॉज दैट दिस टू शैल पास, क्योंकि आई नो द टाइम ऑफ प्रिपरेशन कैन बी वेरी टायरिंग। तो मेंटल एग्जॉशन, रिजेक्शन, फेलियर्स एंड यू फेस व्हाट नॉट। तो द फाइनल थिंग जो दिमाग में रहती है ये कि कोई काम शुरू करा है तो काम खत्म करना है। तो फॉर मी पर्सनली एक यही मेरे को दैट केप्ट मी गोइंग, कि कुछ शुरू करना है तो उसको शुरू किया है तो उसको खत्म करना है सक्सेसफुली। प्लस पूरा टाइम है तैयारी का, ये भी कट जाएगा। तो दिस टू शैल पास। तो ये दो चीज़ों ने देव केप्ट मी अफ्लोट। Ever felt revision boring? How you tackled? See, revision is boring. I'll be very honest. आपको सेम चीज बार बार पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन दैट इज हाउ यूपीएससी इज डिजाइंड, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देयर इज नो ऑप्शन इन दैट। तो बिना मन के भी रिवाइज करो, लेकिन रिवाइज करना है। तो दैट इज ट्रू। और रिवीजन का प्लान बना के रिवाइज कीजिए, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन की कोई भी रिवीजन ऐसा नहीं पहली बार आज पढ़ा फिर 6 महीने बाद रिवाइज कर रहे हैं, तो इट्स एज गुड एज द फर्स्ट रीडिंग, इट्स नॉट अ रिवीजन। तो रिवीजन शुड बी नाइसली क्लोजली स्पेस्ड। तो उसका भी एक तरीका होता है, तो उसको उस हिसाब से कीजिएगा। अबाउट नेक्स्ट आई एस, एनी हेल्प सर यू टू? नहीं, मेरा नेक्स्ट आई एस के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। मैंने इनका लास्ट इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यू प्रोग्राम जो देते हैं ये लोग, उसकी 2-3 लेक्चर्स लिए थे, एंड नॉट मोर देन दैट। सर मैं मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, इवन एनसीईआरटी भी। तो क्या डायरेक्ट कोचिंग करना सही रहेगा? सी, इफ़ यू डू वांट टू गेट कोचिंग, मैंने अपनी तैयारी में आई डिड नॉट टेक कोचिंग। जीएस के लिए मैंने नहीं ली थी, ऑप्शनल के लिए मेरे को थोड़ी बहुत मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, लेकिन जीएस के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, आई विल बी ऑनेस्ट। तो लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है और आपके पास आपको नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करना है, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन इफ यू टेक अ कोचिंग। तो आपको गाइडेंस मिलेगी, यू नॉट स्ट्रे अवे। तो और रही बात एनसीईआरटीज की, तो सी इट्स आपको हल्का फुल्का बिफोर इवन यू गो टू कोचिंग, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए दैट व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। तो कोशिश, अब तो खैर मई आ गया तो आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई बिलीव दैट कोचिंग वाले दे स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, तो वो कवर करवा देंगे, लेकिन मेक श्योर कि कोचिंग के साथ साथ आप सेल्फ स्टडी का टाइम निकालें। सर प्लीज शेयर हाउ यू प्रिपेयर्ड शॉर्ट नोट्स? शॉर्ट नोट्स के लिए जैसे मैंने पहले बताया, आई अटैच अ सैम्पल ऑन सम पेज, कि आपको पहले हेडिंग लिखनी है, आपको उससे रिलेटेड जितने भी ब्राउनी पॉइंट्स हैं, प्लस माइनस वे फॉरवर्ड, उनको एक जगह डंप कर लेना है। और बहुत शॉर्ट में रहेंगे वो नोट्स, मतलब आपको बहुत बड़े नोट्स नहीं करने। दे हैव टू बी A4 शीट्स में फोल्डेड इनटू 2 पार्ट्स एंड वेरी स्मॉल फॉन्ट, जस्ट राइट। बहुत छोटे छोटे फॉन्ट में लिखेंगे और 6-7 पेजेस में आपका रिवीजन हो जाता है। तो वैसे शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। सोशियोलॉजी के लिए कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट बता दीजिए। सी, दे आर मल्टीपल टीचर्स फॉर सोशियोलॉजी। एक लेवल अप पे निशात सर हैं, उनकी पर्सनली मैंने गाइडेंस ली थी। उसके अलावा वी ऑल्सो हैव आईएएस गुरुकुल, उसमें प्रणव सर हैं, ही इज ऑल्सो नाइस। देन यू ऑल्सो हैव ट्रायम्फ आईएएस। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सूट्स यू। हाउ यू टैकल्ड विद डाउन फेजेस एंड मेंटल स्ट्रेस? सी, मेंटल स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। अगर आप यूपीएससी की पढ़ाई देखेंगे तो पढ़ाई पर से इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट। तो अ, पढ़ाई उतनी इम्पोर्टेंट की बात नहीं, इतनी टफ नहीं होती है। अगर आप देखेंगे तो इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू हैव टू रिवाइज एंड द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू फेस डिजेक्शंस या फेलियर्स, दैट इज द टफ पार्ट। पढ़ाई सेल्फ इट नॉट टफ। तो दैट इज ट्रू। तो कई तरीके होते हैं। यू जब आपको स्ट्रेस हो रहा है तो मेक श्योर दैट यू टॉक टू समबडी इन योर फैमिली, यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू इफ पॉसिबल यू गो आउट ऑन अ ट्रिप। आप टीवी देखते हैं, आप मूवीज देखते हैं, पीपल टर्न टू स्पिरिचुअलिटी, आप थोड़ा पूजा पाठ में भरोसा रखते हैं, यू ट्राई मेडिटेशन, यू गो फॉर योगा। सो देयर आर मल्टीपल वेज दैट यू डील विद दिस स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी एंड you are bound to face it. So everybody has their own ways of tackling with it. I'm sure you'll find yours. So I have switched Hindi to English, but my English sentence formation not good.
would it be problems with UPSC? See, जब आप जीएस की बात करते हैं तो जीएस में इंटरव्यू के टाइम पे आपको ऑप्शन होता है कि आप लैंग्वेज चूज कर लीजिए, हिंदी या इंग्लिश, आपको किस में इंटरव्यू देना है। ऑल्सो अगर आपने मेंस की लैंग्वेज शिफ्ट करी है तो एसए में आपको हल्की फुल्की, अगर आपकी लैंग्वेज फॉर्म मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, अगर आप इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे तो हल्का फुल्का हो सकता है कि प्रॉब्लम आए। जीएस का तो ये रहता है कि जीएस में आपकी इंग्लिश नहीं देखते हैं, जीएस में कंटेंट देखा जाता है, तो जीएस में उतना डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन एसए इज ऑल अबाउट इंग्लिश। तो आई वुड सजेस्ट कि ट्राई टू वर्क ऑन इट, कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू राइट कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस, लेकिन नॉर्मल सिंपल जैसा एक छोटा बच्चा अंग्रेजी बोलता है, मतलब अगर जैसे स्कूल का बच्चा एक अंग्रेजी बोलता है कि सिंपल शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस, अगर आप वो भी सही सलामत लिख ले रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको उतनी कोई प्रॉब्लम आएगी, तो डू नॉट फील डिजेक्टेड बाय दिस। Have you followed Brunal sir notes? If not, why? See, I have personally not followed Brunal sir के notes because the notes are very very bulky. इतनी मोटी compilation आ चुकी है वो, तो वो मेरे से नहीं हो पाती है, तो इसीलिए the only reason of not going for Brunal notes is the sheer thickness of the notes. तो इसलिए मैंने दूसरी किताब ली थी। इज देयर एनी रोल ऑफ स्मार्ट वर्क इन यूपीएससी? ऑफ कोर्स, मतलब कि अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो यू आर बाउंड टू स्ट्रे अवे, और अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दैट इट विल टेक टू स्टडी विल बी ट्रिमेंडसली हाई। तो आपको ये करना होता है कि आपको, लेट से आपने एक डेटा पॉइंट ले लिया, तो वो डेटा पॉइंट आपको एक क्रॉस जीएस पेपर्स यूज करना है, तो दैट इज स्मार्ट वर्क। आपको हर टॉपिक के ऊपर नया डेटा पॉइंट नहीं लेकर आना है, आपको ये देखना है कि मिनिमम डेटा पॉइंट्स को मैं कैसे मल्टीपल जगह पे यूज कर लूँ, तो दैट इज स्मार्ट वर्क। या फिर आपको रिवीजन कैसे करना है, तो स्मार्ट, देखो यूपीएससी बिना हार्ड वर्क के नहीं होता है, लेकिन हार्ड वर्क विद स्मार्टनेस एंड अप्रोच विल हेल्प यू। स्कूल टाइम में एकेडमिकली बहुत अच्छा नहीं रहा हूँ, 60-65%, आज तक कोई वन डे एग्जाम भी क्लियर नहीं किया, तो क्या डायरेक्ट यूपीएससी करना सही रहेगा? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ बिकॉज ऑफ यू। सी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यूपीएससी डज नॉट केयर व्हाट योर बैकग्राउंड इज। अगर देयर आर 2-3 प्री रिक्विजिट्स उसके लिए, अगर आपका दिमाग ठीक ठाक चलता है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग एकेडमिकली दिमाग ठीक ठाक चलना, अगर आपके पास समझने की क्षमता है, आपको चीज़ें समझ आती हैं, एंड इफ़ यू आर अ सेन ह्यूमन बीइंग, आपका एप्टीट्यूड ठीक ठाक है, और आपके पास बैठने की क्षमता है, अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं कि आप टिक के पढ़ाई करें 8 घंटे दिन में, तो यही दो प्री रिक्विजिट होते हैं। यूपीएससी इज नॉट अ गेम ऑफ स्मार्टनेस, we are not Einsteins sitting for the UPSC. We are normal people who just happen to work hard and do not fear away from it. तो अगर आप ये काम कर लेते हैं तो यूपीएससी में कोई बाधा नहीं आती है। तो अगर आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, फॉर एग्जाम्पल देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। आई रिमेंबर जुनैद अहमद खान सर थे कुछ साल पहले, तो उनका एकेडमिक बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो इट वॉज नॉट वेरी ग्रेट, बट ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 2 or 3 आई थिंक दैट ईयर। तो that is absolutely fine if you have not been able to be an academically bright student, लेकिन as long as you are able to put in the work that is needed for UPSC in the right direction, आपका काम बन जाएगा। How to not fear from interview? See, interview में डर लगता है, that is true, क्योंकि आपके साल भर की मेहनत होती है, and those 20-25-30 minutes are going to decide your fate. तो डर लगना लाजमी है, लेकिन it is important that you get hold of yourself, क्योंकि even when you get into the services, so you'll have to deal with high pressure situations. So that is just a primer, an introduction to what your life is going to be. So you'll have to meet multiple people, you'll have to talk to a lot of people. तो डर लगना लाजमी है, लेकिन आपको ये समझाना है कि आपकी जॉब प्रोफाइल भी वैसी ही है, तो आपको सिंस वैसा ही काम करना है, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू गेट यूज टू इट। तो और फियर ऑफ इंटरव्यू, फियर ऑफ स्पीकिंग, दैट इज इवेंचुअली इरेज्ड व्हेन यू टेक अ मॉक इंटरव्यू। तो जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो इंटरव्यू की, तो हम ऑलमोस्ट हर बच्चा, हर कैंडिडेट 8 से 10 मॉक इंटरव्यूज देता है। तो जब आप मल्टीपल जगह पे मॉक इंटरव्यूज दोगे तो यू गेट यूज टू दी सेटअप, यू गेट यूज टू दी ऑरा ऑफ अ यूपीएससी इंटरव्यू। तो उससे भी आपको हेल्प मिलती है डर कम होने करने के लिए। सर, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कोरोना बैच, आई हैव नथिंग टू राइट इन medical achievement or sports apart from hobbies. How will this affect my interview? मेडिकल, आई एम नॉट श्योर कि आपको मेडिकल कुछ लिखना होता है। अचीवमेंट स्पोर्ट्स आप स्कूल टाइम का भी लिख सकते हैं अगर आपके पास कॉलेज के टाइम का नहीं है तो। और उसके अलावा अगर आप किसी स्पोर्ट में बहुत अच्छे नहीं है, या फिर आपके पास कुछ सब्सटैंशियल नहीं, क्योंकि इट्स, यू शुड नॉट फेक इट, तो अगर नहीं है तो मत लिखिए।
लीव इट ब्लैंक। बाकी चीज़ें अगर आपके इंटरेस्ट और हॉबीज़ हैं तो मेक श्योर योर हॉबीज़ आर इंटरेस्टिंग, तो दैट कैन ऑफसेट योर लैक ऑफ एप्टीट्यूड इन स्पोर्ट्स। तो वो बड़ी चीज़ नहीं है, अगर कहीं कोई चीज़ नहीं है डू नॉट ट्राई टू इन्वेंट समथिंग वेरी यूनिक। उसके अलावा जब आप डैफ भरते हैं तो देर आर हॉबीज़, देर आर इंटरेस्ट्स जो कि बहुत कॉमन होते हैं, दैट कैन बी डेवलप्ड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गाने सुनने पसंद है, आपको म्यूजिक पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, तो यू राइट दैट डाउन, तो दैट वर्क्स। और बाकी जब आप डैफ भरते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपका वन ऑन वन करवाते हैं डैफ डिस्कशन, तो उस टाइम पे दे विल गाइड यू कि कैसे आपको डैफ फिल करना है। मेंस के लिए स्टार्टिंग कैसे करें, आप एक बार वीडियो को शुरू से देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि आपको क्या क्या बुक्स सोर्सेज फॉलो करने हैं, वो बुक्स भी पढ़िए, आंसर राइटिंग कीजिए, इवेलुएट कीजिए अपने आप को एंड ट्राई टू बी बेटर इन आंसर राइटिंग। मेंस के बाद कितने टाइम का गैप मिलता है इंटरव्यू के लिए? तकरीबन लेट्स से आपका मेंस लास्ट ईयर तो सितंबर में ख़त्म हुआ था, सितंबर एंड में, इस बार दैट इज़ अगस्त एंड। तो मेंस के बाद तकरीबन 2 सवा 2 महीने के बाद रिजल्ट आता है मेंस का, और मेंस के रिजल्ट के बाद आपको तकरीबन 1 महीने का टाइम के बाद आपका, अब आजकल तो 20-25 दिन के बाद आपके इंटरव्यूज़ शुरू हो जाते हैं। तो तकरीबन आपको अच्छा डिसेंट टाइम मिलता है इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। सर मैं बुक नहीं स्टडी कर रही, ओनली क्लास नोट्स हो जाएगा सिलेक्शन। सी एज लॉन्ग एज यू आर स्टडिंग, अगर आपके क्लास नोट्स सफिशिएंट हैं तो इजीली, ऑल्सो क्लास नोट्स आपके साथ, आपका बैच साइज 800-900 बच्चों का होगा, तो हर किसी के पास सेम नोट्स है एंड अक्रॉस बैचेस सेम कंटेंट है, तो हाउ इज इट गोइंग टू, हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट योर आंसर फ्रॉम एनीबडी एल्सेज आंसर? तो आपको उसके लिए हल्का अलग एफर्ट डालना पड़ता है। तो आप अपनी क्लास नोट्स को बेस मटेरियल की तरह यूज़ कीजिए, नो डाउट। और क्लास नोट्स पढ़ने के बाद उसमें आप डेटा पॉइंट्स हो गए, आपका जो भी टेस्ट सीरीज से आपने ब्राउनी पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो ब्राउनी पॉइंट्स आप डालिए। आप उसमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल से आपको कुछ मिला है तो आप उसको डालिए। तो ये करते हुए अपने बेस नोट्स को ही आप एनरिच कीजिए एंड देन यूज़ देम, तो दैट विल बी सफिशिएंट। और बुक्स की पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब बुक्स कीजिए एटलीस्ट, बेसिक बुक्स आपको एक बार करनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो जो गैप्स फिल करने हैं वो क्लास नोट से गैप फिल करने के लिए आपको एक बार बुक रेफर करनी चाहिए, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड, तो लेट्स एंड द लाइव सेशन हेयर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। डुएबल है, हुआ नहीं है। try to just stick to consistent studying and keep a mental head, level headed रहिए, अपनी mental health का ध्यान रखिए, and then keep on doing what you are supposed to do, and I believe that you'll be able to do it. Thank you so much.